तो ये ब्यूरो इस बात को जो है ना जमीन पे उतारने के लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का उपयोग किया है, और ब्यूरोक्रेसी में चंद मुट्ठी भर अंग्रेज ऊपर रहते हुए बाकी लोगों का उन्होंने शोषण किया, और उस शोषण के उन्होंने 4 स्तंभ बनाए हैं। एक बनाया प्रमोशन, दूसरा बनाया नहीं पहला बनाया एसीआर, दूसरा बनाया पदोन्नति की प्रक्रिया, तीसरा बनाया पदस्थापनाएं पोस्टिंग्स, और चौथा बनाया कंडक्ट रूल। मैं आई थिंक कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है। सर विल बी अवेलेबल शॉर्टली। Okay, you can exit and rejoin. That's not an issue. Okay, no, absolutely no issue, right? So मैं जो है ये बात कहना चाहता हूं कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको भी पूरी शक्ति के साथ आके क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा सबका लाभ हो रहा है वैसा ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी का जो मिनिमम पे आउट होगा वो आज जो सैलरी पा रहे हैं उसका दुगना हो जाएगा। उनकी जो आज गुलामी है कंडक्ट रूल के कारण, और जो हमने 4 कारण बताए हैं, वो गुलामी बाहर निकलने वाली है। अब जो है उनकी एसीआर बॉस नहीं लिखेगा, उनकी एसीआर काम के द्वारा एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, और वही जो है उसको कहा जाएगा परफॉर्मेंस इंडेक्स, और परफॉर्मेंस इंडेक्स ही उसकी एसीआर बन जाएगी। क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर पदोन्नति मिलेगी, और उसी के आधार पर पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो सभी ब्यूरोक्रेट्स की पूरी एनर्जी उसके काम में जाएगी। तो आज जो ब्यूरोक्रेट्स का परफॉर्मेंस है उससे 4 या 5 गुना ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा, 5 गुना। यदि अभी वो 10% एनर्जी डाल रहे हैं तो फिर 100% एनर्जी डालेंगे तो 10 टाइम्स का जो है ना इंप्रूवमेंट आएगा। और उनको जो पे आउट मिल रहा है, मिनिमम पे आउट पाने वाले जो है उनकी वेतन दुगनी हो जाएगी, और वो वेतन जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगी। लिहाजा आज जो शासकीय सेवा मतलब भारत सरकार पे जो बोझ आता है या सरकारों पे बोझ आता है, वो बोझ सरकारों पर नहीं आएगा। वो जिसका काम कर रहे हैं उससे वो रेवेन्यू स्ट्रीम प्राप्त होगी। तो फाइनली तो जो है तो इस तरीके से शासन का बोझ कम हो जाएगा, और शासन की जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि क्राइम फ्री भारत में जो हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इतना पावरफुल है, और जितनी रेवेन्यू ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको उतना ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा, क्योंकि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम अपराधी से वसूल कर रहे हैं। लिहाजा पैसा बांटना और ज्यादा पैसा बांटना हमारा मकसद बन जाता है। जब हमारा मकसद ज्यादा पैसा बांटना है तो ऑब्वियसली सभी लोगों को ढेर सारा पैसा मिलेगा, और उस ढेर सारे पैसे का जो जोड़ होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से लिया जाएगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास आज जो वो पैसा कमा रहे हैं उसका 10 गुना पैसा आ जाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ा पैसा भारत सरकार के पास आने वाला है वो पेपर करेंसी फ्री भारत से मिलेगा। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा ये जानना चाहता हूं, अभी कुछ वीडियो वायरल हुए हैं और वो मैंने भी भेजे हैं, आपने देखा होगा, जिसमें जो करेंसी नोट हैं, इस देश के साथ एक बहुत बड़ा देशद्रोह हुआ है। एक इटली की कंपनी जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था, उसने झूठा सर्टिफिकेट दिया कि उसका एक कॉपीराइट आइटम है, और उसने कहा भारत के अलावा और किसी को नहीं देगा। नंबर 1, ये उसका कॉपीराइट आइटम नहीं था। नंबर 2, इंडिया ने जानबूझ के इटली के नाम से, आपको समझ में आ गया होगा कि किसको लाभ पहुंचाने के लिए वो जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उस दुष्ट संस्था ने पाकिस्तान को भी वो दे दिया। हमने अपनी एक नोट छापने की मशीन
कंडेम करके पाकिस्तान को भेज दी। तो पेपर आ गया लंदन से, जो कि इटली के माध्यम से, और हमने उसको मशीन भी दे दी। यदि आप याद करें तो 2012, 13 और 14 में ढेर सारे जो है गैंग पकड़े गए, जो 1000 रुपए के नोट को 500 रुपए में और 500 रुपए के नोट को 200 रुपए में बेच रहे थे। जब इन सभी नोटों का परीक्षण कराया गया तो आपको जान के ताज्जुब होगा, वो सब नोट नकली असली निकले। फिर इसके बाद जो है प्रणब मुखर्जी जी गृह मंत्री जो बन गए, अर्थ मंत्री बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने उसकी जांच जर्मनी और बाकी बाहर की लेबोरेटरी में भेजी, उसमें भी वही परिणाम आए। फिर फाइनली एक अमेरिका की कंपनी को भी भेजे, तो अमेरिका की कंपनी ने भी कहा कि पेपर भी असली है, सिक्योरिटी थ्रेड भी असली है और ये नोट भी असली है। अब बताओ ये पेपर करेंसी कितनी दुष्ट है कि इसने जो है इस देश को लूट लिया, और हमारे राजनेता कितने देश के प्रति वफादार नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जब ये चीज एक्सपोज हो गई है तो इसके ऊपर एक श्वेत पत्र आना चाहिए? इसके ऊपर यदि अभी कोई बहुत अच्छा नियम नहीं है तो हमें सख्त नियम बनाना चाहिए, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति इस तरह की गद्दारी करता है तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त हो जाना चाहिए। उसे मिनिमम जो है ना 20 साल 15 साल की सजा होना चाहिए, चाहे वो चिदम्बरम हो या कोई भी हो। मेरा तो ये भी मानना है कि 1990 में जो कश्मीर में भारतीयों को भगाया गया, भारतीयों का शोषण किया गया, भारतीयों को आरे जैसा काट दिया गया, जैसे लकड़ी को काटते हैं ऐसे ही बलात्कार के बाद महिलाओं को लकड़ी काटने वाली आरी से जिंदा काट दिया गया, और वो गुनाह जिसकी सरपरस्ती में हुआ उसका नाम फारूक अब्दुल्ला था। ये देश कितना दुष्ट है कि इतनी बड़ी वारदात उसके लोगों के साथ होने के बावजूद भी उनके विरुद्ध कोई अच्छी कार्रवाई हमने आज तक नहीं की। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको नहीं लगता है कि एक बहुत सख्त कानून बनना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जेल में सड़ जाना चाहिए? देश की जनता के साथ गद्दारी करना, उसकी सुरक्षा के साथ गद्दारी करना किसी के लिए सहज नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि ये दुश्मनों से मिल जाएं, उनके साथ साजिश का हिस्सा बन जाएं, किडनैपिंग की नकली कहानियां करें। इन लोगों को कोई लज्जा ही नहीं आती है, और दूसरे लोग जो है उस पर चुप रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को इन दोनों मुद्दों पर श्वेत पत्र लेके आना चाहिए और देश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहिए कि हम एक ऐसा सख्त कानून लेके आएंगे कि भविष्य में इस तरीके का घटिया दुस्साहस और कोई नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपने दोनों साथियों से इस बारे में रिस्पॉन्स चाहूंगा। आप लोग अपना माइक ऑफ करके अपना रिस्पॉन्स दें। मिस्टर शर्मा, या जी, ओके, थैंक यू। सो बिल्कुल मतलब जितनी भी चीजें आपने कही उसमें कुछ भी ऐसा, मैं हमेशा आपकी बातों से 100% सहमत रहता हूं, क्योंकि वो जो भी चीजें जो आप कह रहे हैं वो जमीनी तौर पर सच्चाई है। और इवन डीमोनेटाइजेशन भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसने। ये जो फेक नोट, जो फेक करेंसी, या हम बात करेंगे करेंसी असली थी लेकिन हमारी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन भी देश के लिए जरूरी था। और अगर सर जो कहते हैं कि जो भारत में रहते हैं और भारत के लिए
या हमारे देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, उनके लिए सर इससे कम सजा तो मतलब सोची भी नहीं जा सकती है। उन लोगों को इस समाज में रहने का, उनको यहाँ पे व्यवसाय करने का इस तरीके का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। अभी जो खालिस्तानियों के साथ किया जा रहा है, उनकी सब प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, ऐसे कुछ फैसले ठीक है, लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा है काम। इस काम को और गति से होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में इस मानसिकता के लोग एंटी नेशनल, अगर हम कहते हैं राष्ट्र विरोधी शक्तियां, तो क्या कहेंगे, वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी वो बहुत एक अच्छे खासे नंबर में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे बीच में रह रही हैं, जिनके लिए इस एक्शंस का इनका होना जरूरी है और जिसके लिए हर व्यक्ति को संगठित होना जरूरी है। आपका जो मॉडल है, उस मॉडल से बिल्कुल मतलब उसके साथ में खड़े हुए हैं और उसके लिए जितना हो सकेगा उतना बेहतर काम भी करेंगे सर। साव सर प्लीज। कानून तो सख्त है अपने संविधान में, लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर सख्ती करना चाहिए, ये मेरी राय है। हमारा कानून भी लचर है, प्रक्रिया पूरी तरह से खोटी है और हमारे विद्वान लोग जो है थोड़े लाभ के लिए देश के प्रति वफादार नहीं है। देखिए, मैं तो विद्वानों से ये बात बार बार पूछता हूं कि आप मुझे एक छोटी सी बातें बता दीजिए कि आप कैसे विद्वान हैं कि इस देश के दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के वही नियम कानून और व्यवस्था जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी, जो कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए बनाई गई थी, जहां न्याय का ढकोसला किया जाता था और प्रक्रिया को जानबूझ के इतना जटिल बनाया गया, और जटिल बनाने के साथ साथ उन्होंने तो बड़ा खुल्लम खुल्ला आपने कहा कि भाई मैं तो आंख पे पट्टी बांधे हूं। हम मूर्ख हैं कि आंख पे पट्टी बांधे वाले जो है ना जुडिशियल सिस्टम को हम कह रहे हैं कि भैया तेरे से ही न्याय मिलेगा। मुझे मेरा मानना है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो आंखों पे पट्टी बांधने वाली नहीं होना चाहिए, उसकी हजारों आंखें होना चाहिए। उस हजारों आंखों से वो जो है जितना देखना चाहे उतना देख पाए और सत्य उससे छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो जुडिशियल व्यवस्था में है उसमें एक बहुत आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा, बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन किया जाएगा, जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में नहीं जाना होगा। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जाएगा, उसे क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जो आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें कोई फर्जी गवाही नहीं दे पाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे वो सही है या गलत है, उसके लिए पुलिस की मेहरबानी की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन में ताकत होगी कि वो बैकएंड पर वेरीफाई भी कर लेगा और यदि वो फर्जी दस्तावेज हुआ तो उसकी एक FIR भी कर देगा। तो आज की तुलना में 1000 गुना ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोसेस थ्रू वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जिसमें इतने सेंसर्स भी होंगे। आज मालूम नहीं आप लोगों ने कोई कभी कोर्ट का ट्रायल देखा है कि नहीं देखा है। कोर्ट का ट्रायल जो है एक बिल्कुल भिंडी बाजार जैसा होता है, सब्जी मार्केट जैसा होता है, जहां पर जज महोदय कैसे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है उनके ऊपर कि चारों तरफ चेचे पेपे मची हुई है, उसमें कैसे जो है ना कोई मजिस्ट्रेट अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है, सुन पाता है, देख पाता है। मुझे तो कई बार बड़ा तरस आता है। इस सिस्टम में यदि आपको पसीना आ रहा होगा तो ना केवल वो कैप्चर हो जाएगी, वो रिकॉर्ड पे भी लाएगी कि जज महोदय ध्यान दें कि आपके गवाह को जो है पसीना आ रहा है। ऐसे सेंसर्स लगे रहेंगे, वो कहेंगे कि आपके गवाह जो है कब रहा है, उसका जो ट्रेवलिंग का जो वाइब्रेशन है ये है, और उसका एक चार्ट बना के वो भी एज एविडेंस जो ना साथ में अटैच कर देगा। यदि कोई दस्तावेज दिया जा रहा है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। आज जो झूठी गवाही देते हैं, एक भी व्यक्ति झूठी गवाही नहीं दे पाएगा, मेरी गारंटी है, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा।
न्यायाधीशों की संख्या और वकीलों की संख्या कहीं बाधा नहीं बनेगी। इतना पावरफुल सिस्टम। तो जो आप कह रहे हो कि साहब की सब कुछ जो है अच्छा नहीं है, ढीला है, उस ढीलेपन को दूर करने के लिए क्राइम फ्री भारत के 21 लाख यदि जमीन पे उतर जाएंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। आपकी एजुकेशन व्यवस्था भी। अब आप ये बताओ कि 2 फरवरी 1835 को भारत 18 विधाओं में पारंगत था। उनके नाम सुनोगे तो मिस्टर साओ आपका दिमाग घूम जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, शल्य चिकित्सा में कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे थे उसका डिस्क्रिप्शन भी लॉर्ड मैकाले की 1780 पेज की रिपोर्ट में है। मतलब इतने क्लिष्ट जो है सीजर्स का यूज किया जाता था फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पज, और उनकी जो मेटल यूज की जाती थी वो मेटल जो है इतनी अच्छी मेटल हुआ करती थी कि उस क्वालिटी की मेटल तो अभी आज आती नहीं है। उसका नमूना यदि आपको देखना है तो कुतुब मीनार के जो स्तूप है उसको देखिए, जिसमें अब आज भी जंग नहीं लगती है। एक जेड कैटेगरी का साउथ में डैम बनाया है इसी गुरुकुल की व्यवस्था के तहत। ऐसा अजूबा डैम विश्व में कहीं पैदा ही नहीं हुआ है, और हमें ये सब बातें बताई नहीं गई। आपको नहीं लगता है कि जो 1780 पेज की रिपोर्ट है लॉर्ड मैकाले की, ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि जब हमारे वेदों में न्यूटन्स लॉ से लेके हर लॉ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमें उसे इंटरनेशनल डिबेट में लाके विश्व में जो है ना ये रिकॉग्निशन क्यों नहीं दिलाना चाहिए कि न्यूटन और आर्किमिडीज इतना फालतू की बातें कर रहे हैं, ये तो बाद में लिखी हुई बातें हैं, हमारे वेद में तो 5000 वर्ष से पहले भी लिखी हुई थी, ये देख लीजिए, ये प्रूफ है। और उनकी और हमारी किताबों में जो संस्कृत में श्लोक के तहत वो नियम दिया गया था उसको पहले लिखा जाए, फिर जो है न्यूटन्स लॉ जो है ना न्यूटन की भाषा में बाद में लिखा जाए, तो देश का सम्मान भी बढ़ेगा और देश की बुद्धिमत्ता और उसके बारे में भी लोगों को अनुमान लगेगा। तो हम लोग जो है बहुत छोटा काम कर रहे हैं, हम लोग इतने घटिया लोग हैं। आप लोगों ने मालूम नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, पहले जो एमबीसी किताबें होती थी और जो इस तरीके की होते थे उसमें खुले सब्जी, खुले फलार जिसमें कि मक्खियां बैठ रही हैं, ऐसे भीख मांगने वाले स्नेक चार्मर्स, इनके फोटो आपके एम्बेसी की मैगजीन में छपती थी। हम कितने दुष्ट थे कि हम क्या बेच रहे थे कि हम बेकार हैं। तो इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमने भाई पढ़ा है, आपने भी सुना होगा जरूर कि भाई गांधी जो हमारे नेहरू जी थे, इनके कपड़े फ्रांस में धुलने जाते थे। क्या ये भारत जैसे बाद में जो है जिसको इतना गरीब कर दिया है उस देश के साथ जो है ना मजाक नहीं है कि उसका प्रधानमंत्री अपने कपड़े फ्रांस में धुलने जाता है और उसे बड़ी सेखी से जो है ना चारों तरफ लिखता है, उसे लज्जा नहीं आती है अपने चरित्र में? तो आज इन बातों को हम ना कह के एक बार फिर से हम उस मॉडल की बात करेंगे जो कि आज की जो राक्षसी व्यवस्था है, यदि उसमें कोई भी परिवर्तन लाना है तो मिस्टर साव और मिस्टर विकास, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस राक्षसी व्यवस्था की जान जिस तोते में है और उस तोते का नाम राजनेता है, जब तक हम इस राजनेता को पराजित नहीं करेंगे तब तक ये राक्षसी व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। इसका रूप दिनों दिन विकराल, गंदा, घटिया होता जाएगा। इस स्तर पे मैं अपना वाणी को थोड़ी